रिया अनु को माँ को घर ले जाने को कहती है और कहती है कि वो आज रात माँ के साथ ही रहे। वो खुद हॉस्पिटल में रहेगी। अनु मिसेस शर्मा को लेकर घर चली जाती है। रिया रूम में जाकर देखती है मिस्टर शर्मा सो चुके हैं, शायद मेडिसिन का असर है। सोचते हुए रूम से बाहर आ जाती है और वहीं पड़ी चेयर पर बैठ जाती है और हल्के हल्के एक हाथ से अपने सिर को दबाती है। तभी डॉक्टर श्लोक अनु के पास आते हैं और कहते हैं मिस्टर शर्मा अभी सो रहे हैं, वो देर से जागेंगे। रिया, यहाँ चाय कॉफ़ी कुछ मिल सकती है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। डॉक्टर श्लोक, आप बुरा ना माने तो पास में ही मेरा केबिन है, आप मेरे साथ चाय पी सकती हैं बैठकर। यहाँ अकेले बैठने से तो अच्छा ही है, थोड़ा चेंज होगा तो सिर का दर्द भी गायब हो जाएगा। और वैसे भी मैं अभी कुछ टाइम ही फ्री हूँ। रिया कुछ सोचकर हाँ कर देती है। डॉक्टर श्लोक 2 चाय का ऑर्डर देकर रिया के साथ अपने कैबिन में बैठते हैं। कहते हैं जब प्यार की शुरुआत होती है तो पहले एक अनजाना सा आकर्षण होता है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी 2 व्यक्ति एक दूसरे की तरफ जो खिंचाव महसूस करते हैं, उसका कारण जिसने भी समझ लिया वो अपने प्यार की वास्तविकता से परिचित हो जाता है। डॉक्टर श्लोक चाय पीते पीते रिया से उसके बारे में बात करते हैं और रिया उनकी हर बात के जवाब को कम से कम शब्दों में देने की कोशिश करती है। रिया परेशान थी, इस कारण उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। शायद डॉक्टर श्लोक इस बात को अच्छी तरह समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने रिया से मिस्टर शर्मा को लेकर कहा कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिया अब पहले से बेहतर महसूस कर रही है क्योंकि डॉक्टर श्लोक की बातें और उनका इस तरह समझाना उसे अच्छा लगा। इसके लिए उसने डॉक्टर श्लोक का धन्यवाद किया और फिर कैबिन से बाहर आ गई। इस तरह 1 सप्ताह निकल गया। मिस्टर शर्मा अब ठीक थे, उन्हें आज रिया घर ले जाने वाली है। डॉक्टर श्लोक का मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था रिया के जाने से, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि रिया हॉस्पिटल में ही बनी रहे। इन्हीं विचारों की उथल पुथल से डॉक्टर श्लोक का मन नहीं लग रहा था। रिया को देखते हुए 1 सप्ताह कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, और अब जब रिया को जाना है तो उन्हें अजीब सा लग रहा था। दिल कर रहा था कि रिया को एक पल के लिए भी खुद से दूर ना होने दें, जाकर उसके हाथ थाम कर दिल की हर बात कह दें और बह जाने दें भावनाओं के भंवर में खुद को। वो कहते हैं ना, जब इंसान समझदार होता है तो यह हक वो खुद से छीन लेता है, क्योंकि ये समझदारी का टैग वो खुद को देता ही तभी है जब अपनी भावनाओं पर संयम रखना आ जाता है। और ये संयम जो कि आसान सी बातों को कितना उलझा देता है। फिर भी कुछ भी क्यों ना हो, उसे रिया से बात तो करनी ही होगी। मन की इस उथल पुथल में जहाँ डॉक्टर श्लोक का मन बैठा जा रहा था, वहीं रिया की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि 1 सप्ताह बाद आज उसका पूरा परिवार एक साथ घर पर होगा। जब खुशी होती है वक्त का पता ही नहीं चलता, कितनी तेज़ी से गुजरता है। रिया के लिए तो ये वक्त ऐसा ही था, वहीं डॉक्टर श्लोक के लिए ये किसी सज़ा से कम ना था। लेकिन वो कहते हैं ना, जब चाहत दिल से होती है तो ईश्वर भी उसकी मदद कर ही देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ डॉक्टर श्लोक के साथ, जिसकी कल्पना भी नहीं की थी उन्होंने। डॉक्टर अभिनव, जिन्हें मिस्टर शर्मा की कुछ रिपोर्ट्स जो हॉस्पिटल में ही रह गई थी वो देने उनके घर आना था, उन्होंने डॉक्टर श्लोक को भी साथ ले लिया। आज रिया के घर पर डॉक्टर श्लोक को बातों ही बातों में रिया के अतीत के बारे में पता चला। शायद यही एक वो वजह थी जो अनजाने में उसे रिया की तरफ खींचे ले जा रही थी। घर से निकलते वक्त जब उसकी नज़र बालकनी में पड़े झूले पर गई, जिस पर रिया बैठकर डूबते सूरज को एकटक निहारे जा रही थी, हवा के झोंके उसके बालों को जो हल्के हल्के से उड़ा रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे सुहावनी सी शाम की सारी खूबसूरती बस उस एक पल में समा गई हो। डॉक्टर श्लोक के लिए ये पल ऐसा ही था जिसकी कल्पना हर प्रेमी अपने प्रेम कहानी में करता है।
पर हकीकत में तो यह बड़ी किस्मत से मिलता है। डॉक्टर श्लोक का रिया को इस तरह निहारना, भले ही रिया ने ना देखा हो, लेकिन वहाँ कोई था जिसे डॉक्टर श्लोक के मन के इस भाव को समझने में देर ना लगी। डॉक्टर श्लोक रिया के घर से आने के बाद सारी रात सो नहीं सके, क्योंकि उनका जीवन भी अतीत की ऐसी ही एक सच्चाई को समेटे हुआ था। वही दर्द, वही अकेलापन उनका भी साथी है जो रिया का था। भीड़ में दोनों चाहे जितना भी हंस लें, पर एकांत में उन्हें कोई खुशी खुश नहीं कर सकती। ये अकेलापन ही था जो सच में उन दोनों का बेहतरीन साथी था। रिया को किताबें लेने जाना था। काफ़ी दिनों के बाद वो बिना किसी फिक्र के घर से बाहर निकली थी। आज का मौसम भी बेहद सुहावना था। सड़क के किनारे किनारे कतारों में खड़े गुलमोहर के पेड़, जिन पर खिले फूलों से भरी डाली जो हवाओं के संग जाने को मचल रहे थे, पर डाली ने उन्हें रोक रखा था। फिर भी कुछ को कोई बंधन रोक ना सका। वो धीरे धीरे हवा के साथ कुछ दूर चलकर सड़क पर गिरकर अपनी खूबसूरती बिखेर रहे थे। रिया जब भी ऐसा मौसम देखती, वो अलग ही दुनिया में खो जाती। इस गुलमोहर के पेड़ों को देखकर वो खुशी से चहकने लगती। उसे लगता इससे खूबसूरत और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये खूबसूरती उसके मन को सुकून देती है। वहीं डॉक्टर श्लोक सुबह सुबह अपने टेरेस पर खड़े होकर खुली हवा को महसूस कर रहे हैं। तभी उनकी नज़र सामने सड़क पर जाती युवती पर पड़ी। दिल की धड़कनें एक अनजाने से एहसास से बढ़ गई। ऐसा लगा मानो सामने रिया जा रही हो। उनका खुद पर कोई जोर नहीं था। एकाएक कदम नीचे सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। वो इस पल को गंवाना नहीं चाहते थे। तेजी से कदम बढ़ाते हुए वो सड़क पर निकल पड़े। भावनाओं का ऐसा बहाव जहाँ दिमाग की गति शून्य हो जाती है और तब हृदय ही निर्णय लेने लगता है। कुछ ऐसा ही हो रहा था डॉक्टर श्लोक के साथ में भी। बेसुध मन, बेचैन धड़कनें और किसी को तलाशती आंखें। प्यार की कशिश कुछ ऐसी ही होती है। बिना पंखों के खुले आसमान में उड़ता मन कल्पनाओं की ना जाने कितनी कहानियां बनाता है। फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि अभी प्यार को दोनों तरफ महसूस किया गया है या ये सिर्फ एक तरफा है। आज बहुत ही खास था इन हवाओं में, जो एक नई कहानी की शुरुआत करने जा रही थी, जहाँ प्रेम के असीम गहराई है, जो वास्तविक रूप से इंसान को जीवन का आनंद लेना सिखाती है। डॉक्टर श्लोक ने पीछे से तेज आवाज़ में रिया का नाम लिया, जिसे सुनते ही युवती ठिठक गई और पीछे पलटकर देखा तो उसके चेहरे पर खुशी और आश्चर्य के भाव एक साथ थे। और यही भाव इस समय डॉक्टर श्लोक के चेहरे पर भी थे, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे थे ये कल्पना है या हकीकत। क्योंकि ये युवती कोई और नहीं, रिया थी, जो अब उनकी तरफ ही चली आ रही थी। पास आते ही रिया ने डॉक्टर श्लोक से पूछा, आप यहाँ कैसे? डॉक्टर श्लोक ने अपने मन को शांत किया और कहा, नहीं, बस ऐसे ही सोचा, थोड़ी खुली हवा को महसूस करें इसलिए। रिया ने कहा, हाँ, ये मौसम और इन पेड़ों की खूबसूरती किसी को भी अपनी ओर खींचने की क्षमता रखती है। डॉक्टर श्लोक ने कुछ इधर उधर देखा और फिर इशारे से रिया से कहा, चलिए वहाँ चलते हैं। रिया ने इस पर अपनी मौन स्वीकृति दे दी। दोनों आगे जाकर गुलमोहर के पेड़ के नीचे पड़ी हुई बेंच पर बैठ जाते हैं, जहाँ कुछ पल के लिए दोनों बिल्कुल शांत हैं। फिर अचानक ही डॉक्टर श्लोक रिया से कहते हैं कि रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या है जो मुझे तुम्हारी तरफ आकर्षित करता है, और जब तुम मेरे आसपास होती हो तो एक अजीब सा सुकून महसूस होता है, और जब तुम मेरे पास नहीं होती हो तब भी सिर्फ तुम्हें ही सोचता हूँ। जब तुम्हें हॉस्पिटल में पहली बार देखा था, ऐसा लगा था मानो मेरे जीवन का सारा खालीपन भर गया हो। तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में बिताए वो दिन सबसे खास है मेरे लिए। सच कहूँ कि तुम में मुझे मेरे जीवन का सबसे खास पल मिले हैं। रिया डॉक्टर श्लोक के शब्दों को सुनकर शून्य सी हो गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस पर कैसे प्रतिक्रिया दे।
पर कुछ तो था जो डॉक्टर श्लोक की बातों ने उसके मन को झकझोर कर रख दिया था। वो कुछ पल के लिए शांत थी, या ये कह सकते हैं कि वो अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रही थी। दोनों ही इस परिस्थिति को भांप चुके थे, अतः दोनों ही अब बात को बदल देना चाहते थे। कुछ देर दोनों अपने अपने बारे में बात करते हैं। ये पहली बार नहीं था जब रिया डॉक्टर श्लोक से बातें कर रही थी। हॉस्पिटल में तो अक्सर दोनों की बातें हो जाया करती थी, पर यह पहली बार था कि हॉस्पिटल के बाहर एक अलग जगह पर दोनों बात कर रहे थे। इस अलग सी जगह पर कितना अलग सा एहसास था, ये दोनों के मन को आसानी से बयां कर रहे थे। मन की बात जब कह दी जाती है तो काफ़ी हद तक मन शांत हो जाता है। ऐसी ही शांति का एहसास डॉक्टर श्लोक को हो रहा था, लेकिन अब रिया के मन बेचैन हो उठा था। जहाँ एक मन में अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ अनेकों सवाल उठने लगते जिनके जवाब उसे जानने थे। रिया घर तो पहुंची, लेकिन उसका मन डॉक्टर श्लोक की बातों में ही अटक कर रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद भी डॉक्टर श्लोक के प्रति आकर्षण महसूस करने लगी। कुछ तो बात थी उनमें जो रिया को अपनी ओर खींच रही थी। तभी अनु की कॉल आती है। दोनों बात करती हैं, लेकिन आज रिया अजीब ढंग से बातें कर रही है। ये समझते अनु को ज़्यादा समय नहीं लगा। उसने रिया से पूछा, कुछ हुआ क्या जो बात करते हुए तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अंकल तो अब ठीक हैं, फिर तुम क्या सोच रही हो? मैं कह कुछ और रही हूँ और तुम जवाब कुछ और ही दे रही हो। पर रिया उसकी बात सुनकर भी नहीं सुन रही थी। तब अनु गुस्से में कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और सोच में पड़ जाती है कि रिया ने ऐसे तो कभी नहीं किया, फिर आज क्या हो गया। इधर रिया को देखकर मिसेस शर्मा रिया से पूछती हैं, क्या हुआ, क्यों इतनी परेशान हो? रिया को कुछ समझ नहीं आता। वो पूरी बात मिसेस शर्मा को बता देती हैं। मिसेस शर्मा यह सब सुनकर मुस्कुरा देती हैं। रिया उनको इस तरह देखकर पूछती है, क्या हुआ? आप तो ऐसे रिएक्ट कर रही हैं जैसे आपको सब पहले से ही पता है। यह सुनकर मिसेस शर्मा कहती हैं, हाँ, जब डॉक्टर श्लोक डॉक्टर अभिनव के साथ तुम्हारे डैडी से मिलने घर आए थे तो मैंने उन्हें तुम्हारी तरफ देखते देखा था। मैं तभी समझ गई थी कि उसके मन में तुम्हारे लिए क्या है। तभी रिया कहती है, माँ, ऐसा भी होता है क्या कि कोई किसी को देखे और उसे प्यार हो जाए? ऐसा मुझे नहीं लगता। जब तक हम किसी को जाने ना समझे ना, तब तक ऐसी भावनाएं कैसे आ सकती हैं मन में? तभी मिसेस शर्मा कहती हैं कि मैं नहीं जानती कि आज की पीढ़ी क्या सोचती है प्यार के बारे में, पर मेरा अनुभव कहता है कि तुम्हें उसे जानना ज़रूर चाहिए। हो सकता है कि वो तुम्हें बिल्कुल अपने जैसा ही लगे। रिया पूछती है कि आप क्या कहना चाहती हैं? तो मिसेस शर्मा कहती हैं कि तुम्हें उससे मिलना चाहिए। हो सकता है जिनके जवाब तुम ढूंढ रही हो वो तुम्हें मिल जाएं। रिया कहती है, मुझे लगता है कि आपने पूरी जासूसी कर रखी है डॉक्टर श्लोक की। दोनों एक साथ मुस्कुराने लगते हैं। फिर थोड़ी गंभीरता से मिसेस शर्मा रिया से कहती हैं कि श्लोक बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम सोचना इस बारे में, और यह कहकर वो रूम से चली जाती हैं। रिया अब भी उलझन में है, पर अब उसे पता है कि उसे क्या करना है। तभी अनु गुस्से में उसके घर आती है और सीधे रिया के कमरे में पहुंच जाती है और कहती है, तू तो ठीक ठाक ही दिख रही है, फिर बातें पागलों जैसी क्यों कर रही थी? मैं पूछ कुछ रही थी और तू जवाब कुछ दे रही थी, क्यों? रिया कहती है, हाँ, बस ऐसे ही, तुझे परेशान करने का मन था इसलिए। सच में तू मुझे परेशान करने के लिए ये सब बोल रही थी, पर मुझे लगा जैसे सुबह सुबह तुझे किसी ने प्रपोज कर दिया हो और तेरे दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया हो, क्योंकि दुनिया में इसके अलावा तो कोई और बात हो ही नहीं सकती जो तुझे अपने कमरे में इतनी विचार मगन मुद्रा में बिठा दे। क्या मतलब है तेरा, कुछ भी बोलती रहती है, रिया ने दिखावटी गुस्से में कहा। इस पर अनु चहकते हुए बोली, सच में कौन है वो, बता ना यार, जो इस बार तू प्रपोज करने वाले को अपने लेक्चर नहीं पिला पाई।
तभी यहाँ बैठी है। रिया उससे चिढ़ते हुए बोली, तू क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या खा के आई है जो कुछ भी बोलते जा रही है? इस पर अनु ने प्यार से उसके गले लगते हुए कहा, अच्छा तो सच क्या है तू ही बता दे। रिया ने भी उसे प्यार से कहा, हाँ जो तू कह रही है वही सच है। मुझे कहाँ पता था सुबह सुबह मेरे साथ ये घटना घट जाएगी। अनु से खुशी में उछलते हुए पूछा, कौन है वो? रिया ने कहा, डॉक्टर श्लोक। अनु खुशी में उछलने लगी और पूरी बात पूछने लगी। रिया ने उसे सारी बातें बता दी जो उसके और डॉक्टर श्लोक के बीच हुई थी। अनु ने पूछा, तुमने उन्हें कोई जवाब क्यों नहीं दिया? रिया ने कहा, मैं डॉक्टर श्लोक के बारे में अभी कुछ नहीं जानती, सिवाय इसके कि हॉस्पिटल में उन्होंने मेरी बहुत मदद की। तो फिर जवाब कैसे देती और क्या देती? अनु ने रिया को चिढ़ाते हुए कहा कि ओहो, इसका मतलब तुम उन्हें जानना चाहती हो। रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और गुस्से में उसने अनु से कहा कि नहीं, वो तो माँ ने कहा इसलिए सोच रही हूँ। अनु ने कहा, चलो कम से कम सोचा तो सही। चलो फिर अब बताओ आगे का क्या प्लान है? अनु ने शरारती अंदाज में पूछा तो रिया ने कहा, कुछ नहीं। यदि ये सच में प्यार ही है तो रास्ता ढूंढ ही लेगा, फिर मैं क्या करूं? अच्छा छोड़ो मेरी बातें, तुम कब बेंगलोर जा रही हो? रिया ने अनु से पूछा। अनु ने कहा कि 2 दिन बाद निकल जाऊंगी, पापा साथ ही जाएंगे। रिया अनु के लिए बहुत खुश थी क्योंकि अब उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। दूसरी तरफ डॉक्टर श्लोक रिया से मिलने के बाद से बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे थे। लेकिन एक सवाल जो अब डॉक्टर श्लोक के मन में था वो यह, रिया ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो तो अभी तक यह भी नहीं जानते कि रिया उसके लिए क्या महसूस करती है, या ये कहूँ कि कुछ महसूस करती भी है या नहीं। वो खुद से ही बात करते करते कब अस्पताल पहुँच गए उन्हें पता ही नहीं चला। तभी डॉक्टर अभिनव उन्हें आवाज़ देते हैं। वो बहुत ही जल्दी में हैं। डॉक्टर श्लोक उनसे मिलते हैं तो उन्हें यह पता चलता है कि पास के अनाथालय में एक कमरे की छत गिर जाने से कुछ बच्चे काफ़ी घायल हो गए हैं, जो सभी यहीं लाए गए हैं और उनकी हालत बहुत गंभीर है। हमें उन्हें तुरंत इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करना होगा। डॉक्टर श्लोक अब सब कुछ भूलकर अपने काम में लग जाते हैं। धीरे धीरे कब 1 सप्ताह गुजर गया उन्हें पता ही नहीं चला। इधर रिया इन सब बातों से अनजान यही सोच रही थी कि चलो अच्छा है, कम से कम डॉक्टर श्लोक खुद ही भूल गए इस बात को। लेकिन फिर भी ऐसा कोई दिन नहीं गया जो रिया को डॉक्टर श्लोक का ख्याल न रहा हो, पर संकोचवश वह ये बात किसी से कह न सकी। कहती भी तो किससे, अनु भी बेंगलोर जा चुकी थी। अब मिस्टर और मिसेस शर्मा के सिवा कोई और नहीं था उसके पास। रिया ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, जहां उसने पढ़ना और पढ़ाना दोनों शुरू कर दिए। मिस्टर शर्मा अब काफ़ी ठीक हो गए थे और ऑफिस जाने लगे थे। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त डॉक्टर अभिनव से मुलाकात हो गई तो उन्होंने डॉक्टर श्लोक के बारे में बताया। जब मिस्टर शर्मा घर आए तो उन्होंने डॉक्टर श्लोक के बारे में मिसेस शर्मा और रिया को बताया कि वो किस तरह अनाथालय में घायल बच्चों का इलाज और देखभाल कर रहे हैं। जब से बच्चे हॉस्पिटल में आए हैं तब से डॉक्टर श्लोक भी घर नहीं गए। वो कहते हैं जब तक बच्चे पूरी तरह से ठीक नहीं होते वो हॉस्पिटल में ही रहेंगे। लेकिन आज के समय में ऐसा कौन करता है? रिया ने चिंता से पूछा। तब मिस्टर शर्मा ने कहा कि सही कहा तुमने, आज के समय में सिर्फ वही लोग ऐसा करते हैं जो संवेदनशील हैं समाज के प्रति। डॉक्टर श्लोक तो और भी ज़्यादा संवेदनशील हैं क्योंकि उनका पूरा बचपन ऐसे ही किसी अनाथालय में बीता। ना जाने कितना संघर्ष करना पड़ा होगा उन्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए। उनके माता पिता तो बचपन में ही एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। डॉक्टर श्लोक को तो अपने माता पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि वो उस समय बहुत ही छोटे थे। यह सब सुनकर रिया को एक झटका सा लगा क्योंकि वो इस संसार में सबसे ज़्यादा खुद को ही टूटा हुआ महसूस करती थी। उसे आज पता चला कि और भी कोई है जो उसके जैसा है और बहुत ही समझदार भी।
उसका मन अब डॉक्टर श्लोक से मिलने के लिए बेचैन हो उठा। कुछ ऐसी भावनाएं उठ रही थी मन में जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। आज आंखों से नींद उड़ चुकी थी। वह पूरी रात जागकर सुबह का इंतज़ार कर रही थी, पर आज रात भी सदियों के गुजरने जैसी थी। सुबह होते ही वह तैयार होकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। हॉस्पिटल में जैसे ही उसने डॉक्टर श्लोक को देखा, वो उसे आज एकदम अलग से लगे, या ये कहूँ कि रिया का डॉक्टर श्लोक को देखने का नज़रिया बदल गया था। उसे भी अब रिया दूर से ही खड़े होकर डॉक्टर श्लोक को एकटक निहारे जा रही थी। उसकी भावनाएं आज उसके वश में नहीं थी, जो कि उसकी आंखों से आंसू बनकर बहने लगी थी। जैसे ही डॉक्टर श्लोक की नज़र रिया पर पड़ी, वो दौड़ते हुए उसके पास आए, लेकिन उसे रोता हुआ देखकर परेशान हो गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो, सब ठीक तो है ना? रिया ने हाँ में सिर हिलाया। तो फिर क्यों रो रही हो? तो उसने कहा, आपको देखकर। मुझे देखकर क्यों? डॉक्टर श्लोक ने पूछा। बस ऐसे ही। डॉक्टर श्लोक को रिया की मनोस्थिति समझने में समय न लगा। उन्होंने कहा, तुम परेशान ना हो, यहाँ पर अब सभी बच्चे अच्छी तरह से ठीक हैं और तुम देखना जल्द सब खेलने कूदने लगेंगे। रिया डॉक्टर श्लोक की बातें सुनकर अच्छा महसूस कर रही थी, लेकिन अभी उसका मन बहुत कुछ कहना चाहता था। इसलिए उसने डॉक्टर श्लोक से कुछ समय के लिए अपने साथ हॉस्पिटल से बाहर चलने के लिए पूछा। डॉक्टर श्लोक कुछ कह पाते इससे पहले ही वहाँ डॉक्टर अभिनव आ गए। उन्होंने रिया की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, अब यहाँ सब ठीक है और जो भी होगा वो मैं देख लूँगा। आप डॉक्टर श्लोक को थोड़ा बाहर ले जाइए, कम से कम इसी बहाने थोड़ा फ्रेश तो फील करेंगे। देखिए तो कैसी हालत बना ली है इन्होंने। रिया ने स्वीकृति में सिर को हिलाया। रिया के कहने और डॉक्टर अभिनव के हॉस्पिटल की जिम्मेदारी संभालने पर वो रिया के साथ कुछ समय बाहर जाने के लिए तैयार हो गए। रिया डॉक्टर श्लोक को उसी पार्क में ले गई जहां अक्सर वो घंटों अकेले बैठी रहती थी और वहां खड़े हर छोटे बड़े पौधे से अपनी पहचान पूछती, लेकिन जवाब आज तक अधूरा ही था। डॉक्टर श्लोक के साथ वहां आकर उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। दोनों वहीं घास पर जाकर बैठ गए। डॉक्टर श्लोक ने रिया से पूछा, अब बताओगी तुम रो क्यों रही थी? रिया ने डॉक्टर श्लोक की तरफ देखा और कहा, आपके लिए। मेरे लिए क्यों? डॉक्टर श्लोक ने आश्चर्य से पूछा। रिया ने कहा, मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता था, सिवाय इसके कि आप एक डॉक्टर हैं। जब आपने मुझसे अपनी भावनाओं को कहा तो मैं उस तरह समझ नहीं पाई, क्योंकि मैं खुद को हमेशा ही अकेला महसूस करती हूँ। मुझे नहीं लगा कि कोई मुझे समझ सकता है या मैं किसी को समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा एक उलझन में रही कि जब मेरे माता पिता ने मुझे पैदा होते ही यहाँ पार्क में छोड़ दिया तो मैं कैसे किसी को समझ सकती हूँ। जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब ही नहीं मिलते कि उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा, मेरे मन की यह उलझन मुझे किसी भी रिश्ते पर विश्वास नहीं करने देती। मुझे लगता था कि रिश्ते सिर्फ मतलब और दिखावे के लिए ही होते हैं। जब एक माँ 9 महीने पेट में रखकर अपने बच्चे को खुद से इस तरह दूर कर सकती है, फिर किस पर भरोसा किया जा सकता है? मिस्टर और मिसेस शर्मा से मैं बहुत प्यार करती हूँ। डर लगता है कि मेरी रगों में भी वही खून बहता है। कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए कि मेरी वजह से उन्हें दुख हो। जिंदगी के हर कदम पर चलते हुए डर लगता है। खुद को मजबूत महसूस कराने की हर पल कोशिश करती हूँ, जिससे कभी भी उन्हें कोई दुख ना हो। वो दोनों तो मुझे देखकर जीते हैं। वो अपने हर रिश्ते से दूर हो गए सिर्फ मेरे लिए। ऐसे में उनकी खुशी ही मेरी ज़िंदगी है, वरना मुझे इस ज़िंदगी से कोई प्यार नहीं। लेकिन कल शाम डैडी जब ऑफिस से वापस आए तो उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया। पहली बार कुछ अलग सा लेकिन अपना सा लगा था। जैसे जैसे आपके बारे में सुनती गई, वैसे वैसे एक उम्मीद सी मेरे सामने थी। ऐसा लग रहा था जैसे आपको खुद में महसूस कर पा रही थी।
जिससे अनजान बनकर दूर जाने की कोशिश कर रही थी, वो एक ही पल में अपना महसूस होने लगा। फिर जैसे ही आपको देखा तो अपनी भावनाओं को रोक न सकी। यह कहकर रिया की आंखों से फिर से आंसू बहने लगते हैं। डॉक्टर श्लोक उसका हाथ अपने हाथों में थामकर कहते हैं, वो सब बोल दो जो तुम कहना चाहती हो। तुमने सच कहा कि तुम में मैंने भी खुद को महसूस किया। जब तुम्हें पहली बार देखा था तो बिल्कुल ऐसा लगा था कि तुम भी वही महसूस करती हो जो मैं करता हूँ। तुम इस दुनिया को वैसे ही देखती हो जैसे मैं देखता हूँ। जानती हो, जो अकेला होता है वही समझ सकता है अकेलापन। रिया ने डॉक्टर श्लोक के कंधे पर अपना सिर टिका लिया और कुछ देर तक दोनों मौन बैठे रहे और एक दूसरे की खामोशी पढ़ते रहे। आज का दिन बेहद अलग सा था रिया और डॉक्टर श्लोक के लिए। वो प्यार की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे थे। दोनों में एक बात बेहद कॉमन सी थी, वो थी खामोशी। जब भी दोनों साथ होते तो बस एक दूसरे का हाथ थामकर कुछ शब्दों में ही अपना समय व्यतीत कर लेते। वो कहते हैं ना, कभी कभी जो हम नहीं कह पाते वो हमारी खामोशी कह जाती है। इन दोनों के साथ भी कुछ ऐसा ही था। एक दूसरे से अपनी भावनाएं बांटकर तो सभी समझते हैं, पर ऐसे रिश्ते बड़ी मुश्किल से बनते हैं जो मन की भाषा बिना कहे ही समझ जाते हैं। एक दिन डॉक्टर श्लोक ने डॉक्टर अभिनव से अपने और रिया के बारे में बात की और कहा कि आप ही हैं जो मेरे अपने हैं। क्या आप मेरी तरफ से हमारे रिश्ते की बात रिया के माता पिता से करेंगे? डॉक्टर अभिनव कहते हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? हमें बहुत ही अच्छा लगेगा जो हम आप दोनों के साथ आने के लिए कुछ भी कर पाए। और वैसे भी आपकी जोड़ी तो ईश्वर का वरदान है। हम कल ही मिस्टर शर्मा से बात करेंगे। रिया के माता पिता तो रिया के व्यवहार में आए परिवर्तन को अच्छी तरह समझ पा रहे थे। उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था रिया को ऐसे खुश देखकर। रिया अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर चुकी थी और इस शुरुआत में उसका हाथ जीवन भर थाम कर चलने के डॉक्टर श्लोक हमसफ़र बनकर उसके साथ थे। किसे पता होता है कि किस्मत किस तरह बदल जाए। रिया की किस्मत ने एक ऐसी ही करवट ले ली थी। सभी इस रिश्ते से बेहद खुश थे। मिसेस शर्मा के सारे अरमान पूरे हो गए थे। उन्हें तो बस एक ही चिंता थी कि रिया को कोई ऐसा हमसफ़र मिल सके जो उसे उसकी तरह समझ सके। यह सपना डॉक्टर श्लोक के रूप में सच बनकर उनके सामने था। इससे बड़ी खुशी उनके जीवन में और हो भी क्या सकती थी। उनके पैर तो खुशी के मारे ज़मीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। रिया और डॉक्टर श्लोक प्रणय बंधन में बंधकर अपने नवजीवन की शुरुआत करते हैं। यहीं से शुरुआत होती है उनके जीवन के एक नए सफ़र की। लेकिन इनका यह सफ़र हर नए दंपत्ति की तरह नहीं था। इनका सफ़र इनके अतीत में घुली कड़वाहट की एक सकारात्मक दिशा में उठाया गया कदम है। यह एक ऐसा कदम है जो इनके साथ जाने कितनों की ज़िंदगी संवारने वाला था। नई उमंगों, प्रेम और उत्साह से भरा रिया और श्लोक के जीवन का नया सफ़र शुरू हो चुका था। रिया डॉक्टर श्लोक के प्रेम के सहारे अपने अतीत से बाहर तो आ गई, लेकिन जब से उसने उन अनाथालय के बच्चों को देखा था तब से उसकी इच्छा अनाथालय जाने की थी, पर वक्त की कमी में संभव नहीं हो पाया। एक दिन उसने डॉक्टर श्लोक से अपने मन की बात कही तो उन्होंने एक क्षण की भी देरी ना की रिया से यह कहने में कि तुम्हारे मन में यह बात थी तो तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? मेरे भी मन में कई दिनों से थी यह बात कि अनाथालय जाकर बच्चों को देख आऊं, लेकिन व्यस्तता के कारण संभव ना हो सका। ऐसा करो, अभी तुरंत ही चलते हैं। रिया को तो जैसे मनमांगी मुराद मिल गई, जिसकी खुशी उसकी चमकती आंखों में खूब दिखाई पड़ रही थी। आनन फानन में उसने खाने पीने का सामान, कपड़े और खिलौने जितना हो सका ले लिए। आज एक ऐसे पल के लिए भी नहीं लगा रहा था कि वो खुद भी अनाथ है, क्योंकि भले ही जन्म लेते ही उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया हो, पर उसे मिस्टर और मिसेस शर्मा जैसे पालनहार मिल गए थे जिन्होंने उसे कभी एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं किया था।
सब छोड़कर उसकी खुशी ही उनके लिए सब कुछ बन गई थी। वही खुशी जो मिस्टर और मिसेस शर्मा महसूस करते थे, आज रिया महसूस भी कर रही थी और समझ भी पा रही थी। वह ना जाने कितने विचारों की कड़ियाँ एक साथ जोड़कर अतीत से अपने वर्तमान को जोड़कर देख रही थी। तभी डॉक्टर श्लोक ने उसे झकझोरा, अचानक जैसे नींद से जागी हो। रिया ने कहा, क्या हुआ, क्यों इस तरह से हिलाया मुझे? डॉक्टर श्लोक ने कहा, अजीब बात है, एक तो पूरे रास्ते तुम चुपचाप बैठी रही और जब हम अनाथालय आ गए तो कह रही हो क्यों इस तरह हिलाया। अरे हम पहुंच भी गए इतनी जल्दी, रिया ने अनाथालय के गेट की तरफ देखते हुए कहा। डॉक्टर श्लोक ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना चला हो। रिया ने मन ही मन बुदबुदाया, सही कहा, मुझे तो सच में कुछ भी पता नहीं चला। दोनों अनाथालय के अंदर जाते हैं। वहां जैसे ही बच्चों की नज़र डॉक्टर श्लोक पर पड़ती है, दौड़कर सब उन्हें घेरकर खड़े हो जाते हैं। रिया जो भी सामान लाती है, बच्चे उन्हें पाकर बेहद खुश नज़र आते हैं। रिया और डॉक्टर श्लोक उन्हें देखकर उनकी खुशी को महसूस कर खुद भी खुश होते हैं। रिया और श्लोक अतीत से बाहर आकर खुशियों का नया रूप देख रहे थे। इन सब के बीच रिया ने एक निर्णय और ले लिया था, जिसमें श्लोक भी उसके साथ खड़ा था, कि उसकी अपनी कोई औलाद नहीं होगी और वो अनाथालय में ही बच्चों के साथ रहकर उनकी देखरेख करेगी, क्योंकि यही उसके जीवन की सच्ची खुशी थी। वक्त यूं ही गुजर जाता है, देखते ही देखते कई साल निकल जाते हैं। रिया और श्लोक ने जीवन के उतार चढ़ाव में एक साथ कई रंगों को महसूस किया था। उनके जीवन में जो कुछ था सब पीछे छूट चुका था। अब तो प्रकृति के सानिध्य, अस्पताल और बच्चों के साथ ही उनका हर पल गुजरता था। डॉक्टर श्लोक और रिया ने उस अनाथालय को अपना बना लिया था। वहाँ का हर बच्चा उनका अपना था। बच्चों की जिम्मेदारी उन दोनों की थी। कहते हैं तूफान तो अचानक ही आते हैं, ऐसे ही एक तूफान ने रिया के जीवन में फिर से दस्तक दे दी थी। एक दिन अचानक डॉक्टर श्लोक की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। वक्त का क्या भरोसा कब वापस मुड़ जाए। रिया आज फिर से अकेली हो गई थी। कोई नहीं था उसके पास और ना ही बहुत ज़्यादा जमा पूंजी थी। बस उसे ही सब कुछ संभालना था। अपना कहने को कुछ नहीं था उसके पास। मिस्टर और मिसेस शर्मा पहले ही उसका साथ छोड़कर जा चुके थे। जीवन का अंतिम पड़ाव तो उसका भी था, पर वो हिम्मत फिर भी नहीं हारना चाहती थी। जब तक उसकी सांस चल रही है तब तक वो बच्चों के साथ ही अपना वक्त गुजारना चाहती थी, क्योंकि यही वो यादें थी जो श्लोक के प्रति रिया के प्यार को कम नहीं होने देती और महसूस कराती कि वो रिया के आसपास ही है। श्लोक ने अस्पताल से जो भी कमाया वो अनाथालय के बच्चों पर ही खर्च किया था। उस अनाथालय का हर बच्चा रिया और श्लोक का प्रेम और मार्गदर्शन पाकर अपने उज्जवल भविष्य के मार्ग पर अग्रसर हो उठा था। दोनों की यही तो इच्छा थी कि अंधकार में जीवन को वहाँ का बच्चा ना जिए, उन्हें किसी बात की चिंता या डर ना हो, वो भी भविष्य के सपने देखना सीखें, वो ज़िंदगी को अच्छी तरह से जिएं। इन सब के लिए रिया और श्लोक ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। रिया श्लोक के ना रहने पर उस सपने को टूटने नहीं देना चाहती थी। वो हर संभव प्रयास कर रही थी बच्चों को किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, पर उम्र का यह पड़ाव उसका साथ देता तो कैसे। साथ ही जमा पूंजी भी खर्च हो रही थी। रिया के सामने अनाथालय के लिए एक नया प्रपोजल आया था, जिसमें कोई और इस अनाथालय की जिम्मेदारी लेना चाहता था। रिया किसी अनजान को जिम्मेदारी नहीं देना चाहती थी। अनाथालय की जिम्मेदारी लेने वालों ने फ़ोन पर बताया था कि वो उसे और डॉक्टर श्लोक को अच्छी तरह जानता है और उनके बारे में सुन सुनकर ही बड़ा हुआ है, पर रिया का मन फिर भी मानने को तैयार नहीं था और ऐसे ही रिया का मन अशांत होने लगा था। एक दिन ऐसी ही स्थिति में उसी गुलमोहर के पेड़ के नीचे जा बैठी
जहां डॉक्टर श्लोक ने रिया से अपने प्रेम का इजहार किया था। रिया को वापस वही दिन याद आ रहा था। वही भावनाएं उमड़कर मन में एक अजीब सी हलचल मचा रही थी। तभी रिया के कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो रिया ने पलटकर देखा तो चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा, पर पहचान न सकी। पहचानती भी तो कैसे, वो तो अपनी दुनिया में ऐसे खोई थी कि कुछ और देखने समझने का वक्त ही नहीं था उसके पास। तभी सामने से पहचानी हुई छवि आती दिखाई दी, जिसे देखते ही रिया के आंखें आंसुओं से भीग गई। कभी कभी हम इतने खुश होते हैं कि खुशी चेहरे का साथ न देकर आंखों का साथ देने लगती है। कुछ ऐसी ही हालत रिया की थी। खुशी में मुंह से बस एक ही शब्द निकल पाया, अनु। अनु ने दौड़ते हुए रिया को गले से लगा लिया। दोनों कुछ भी बोलने के बजाय बस रोए जा रही थी। मुश्किल से जाकर दोनों शांत हुई। रिया ने शांत होकर अनु से पूछा, तुम अचानक यहाँ कैसे? अनु ने कहा, तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती थी इसलिए। थक गई हूँ ज़िंदगी में भागते भागते, पर सुकून कहीं नहीं मिला। जब भी तुझे याद करती थी तो उन्हीं यादों में कुछ पल की राहत मिल जाती। सच कहूँ तो बस हमारी दोस्ती ही ज़िंदगी में खुल के मुस्कुराने की वजह थी। अनु की बातें सुनकर रिया ने कहा, तो फिर मिलने क्यों नहीं आई? अनु ने कहा, मैंने सोचा बार बार मिलने बिछड़ने से अच्छा है कि एक बार ही मिलते हैं, कभी ना बिछड़ने के लिए। रिया अभी अनु की बातों का मतलब नहीं समझ पा रही थी। तब अनु ने कहा, मुझे अब तुम्हारे साथ ही रहना है। रिया अनु को एकटक निहारे जा रही थी। तभी अनु ने उस व्यक्ति की तरफ देखा जो अनाथालय की जिम्मेदारी लेना चाहता था। इशारा करते हुए कहा, यह आदर्श है, मेरा बेटा। डॉक्टर श्लोक इससे मिल चुके थे और अनाथालय की जिम्मेदारी भी इसे दे चुके हैं। लेकिन जिस दिन ये बात वो तुम्हें बताने वाले थे, दुर्भाग्यवश उसी दिन उनका एक्सीडेंट हो गया। आदर्श डॉक्टर श्लोक के साथ पिछले 3 सालों से काम कर रहा था। रिया सब बातें सुनते हुए अनु को देखे जा रही थी। अनु उसे बीते दिनों की बातें सुना रही थी, जिसे सुनकर रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट खिलती जा रही थी। तभी हवा के एक झोंके के साथ गुलमोहर के पेड़ से गिरते हुए फूल देख रिया अपनी दोनों बाहें खोलकर चेहरे पर एक तेज लिए उनका आलिंगन करने के लिए खड़ी हो जाती है। कुछ देर आंखें बंद कर यूं ही कुछ महसूस करती है, फिर वापस बैठते हुए अनु से कहती है, जानती हो अनु, ये वही जगह है जहाँ श्लोक ने पहली बार मुझसे अपने दिल की बात कही थी और मैं तब ऐसे ही चुपचाप बैठी उनकी हर बात सुनती रही। कोई जवाब नहीं था उनकी बातों का मेरे पास, पर आज उनकी हर बात का जवाब है मेरे पास। मैं उन्हें इस हवा के झोंके के साथ महसूस कर पा रही हूँ। अनु उसकी तरफ आश्चर्य से देख रही है। रिया अनु से कहती है कि अनु देखो ना, आज मौसम भी कितना अच्छा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझे श्लोक से मिलाने आया है। अब मैं एक अजीब सा सुकून महसूस कर पा रही हूँ। फिर वो आदर्श को अपने पास बुलाकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, जब उन्होंने तुम्हें यह जिम्मेदारी दी है तो ज़रूर तुम में कुछ देखा होगा उन्होंने, पर मुझे यह आज पता चला कि तुम अनु के बेटे हो, तो मुझे उसकी परवरिश पर पूरा विश्वास है। आदर्श झुककर रिया के पैर छूकर कहता है, आप निश्चित रहिए, मैं आपका और श्लोक अंकल के विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। रिया एक गहरी सांस लेकर गुलमोहर के गिरते हुए फूलों को देखती है। तभी कई फूल उसके ऊपर आ गिरते हैं। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता है। चारों तरफ शांति छा जाती है। आदर्श रिया के हाथों को छूकर उसके ठंडाहट को महसूस करता है, लेकिन इस पर कुछ बोल नहीं पाता। अनु को समझते देर न लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और मुंह से बस यही शब्द निकलते हैं कि तुम सच ही कहती थी कि जीवन का क्या, ये तो धूप छांव सा होता है। पर ये क्या, तुमको इस तरह से नहीं जाना चाहिए था। शायद मैंने ही बहुत देर कर दी तुम तक आने में।